दीपक मिश्रा, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इनके बारे में जो सबसे खास बात ये है जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि आपने सलमान खान की फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो फिर मैं अपने की भी नहीं सुनता। जी हाँ, ये तो फिल्म का डायलॉग था, लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर आपको किसी को देखना है तो वो दीपक मिश्रा हैं। ये सबसे लंबे समय तक दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं। आज के समय में अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के अंदर दो स्पेशल सीपी होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन ये इकलौते थे, यानी कि कह सकते हैं हम कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को असल में किसी ने करीब से देखा है और संभाला है तो वो दीपक मिश्रा हैं। और इसके अलावा जब ये पहले डीसीपी रहे हैं, एनएसजी में रहे हैं, अलग अलग समय पर जब इन्होंने जिलों की जिम्मेदारियां संभाली हैं, तब जिस तरह से इन्होंने पुलिसिंग की है उसके बारे में हम आप आज इनसे बात करेंगे। सर, तब की दिल्ली और आज की दिल्ली में तो बहुत फर्क हो गया होगा। जी, बेशक। कैसा लगता है? कंटिन्यूटी ढूंढने का प्रयास करता रहता हूँ। शहर वही है, लोग भी मोर और लेस वही हैं, सिवाय ये कि उम्र सब पे चढ़ जाती है। बेसिक्स वही रहते हैं, शहर का स्वभाव वही रहता है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। ये दंगे उसी जगह पे हुए थे जहां पर एक समय में आप जिले की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, और वो समय था 1992 का, जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। जी, एक वो समय था जब पूरे देश भर में आग सी लग गई थी, और अभी 2020 में हुए थे दिल्ली। सीलमपुर में आपने क्या किया था? पहले तो उसके बारे में बताइए, फिर मैं इसके बारे में पूछूं। दंगा किसी भी सभ्य समाज पे एक कोड है, एक बदनुमा दाग है, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर है तो ही शुड टेक इट एज ए चैलेंज। दंगा आज के ज़माने में यदि होने से, देखिए, किसी चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। ये कहना कि दंगा नहीं होने दूंगा, ये अतिशयोक्ति होगी और गलत बयानी होगी। परंतु यदि किसी भी वजह से यदि हो गया, उसके बाद में उसको होते रहने देना, ये सर्टेनली एक पुलिस के विभाग पे सवालिया निशान उनकी कार्य प्रणाली पे लगा बैठता है। इट कैनॉट बी अलाउड, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल कॉस्ट, इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। वन लाइन इसका यही है जवाब। मैंने सुना था कि आप सड़क पे आ गए थे और आपने चैलेंज किया था कि कोई दंगा करके दिखाए। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि दंगा नहीं होने देना है, बस। तो सारी चीज़ें उसके बाद में अपने आप परिभाषा के अंदर में बैठ जाती हैं। यदि आपका यही सबसे पहला मोटो हो कि दंगा नहीं होने देना, इट इज़ ए पर्सनल चैलेंज टू द यूनिफॉर्म फोर्सेस, वर्दी पे है, आप पे है, आपके लिए चैलेंज है, तो आप इसको देखिए, आप इसको कैसे निपट सकते हैं। और यदि आपने ये ठान लिया कि नहीं होगा दंगा, तो पुलिस में इतनी कुव्वत है कि फिर वो चाहेगी तो दंगा नहीं होने देगी, बस। उस समय का माहौल बताएंगे, क्या क्या हुआ था, असल में हुआ क्या था? और आप जो पता लगा है कि आप 15-20 दिन तक तो अपने दफ्तर में ही रहे थे, वर्दी के अंदर बैठे रहे थे कि मैं जाऊंगा ही नहीं, तो कैसे हालात थे और कैसे आपने किया था? पूरी कहानी बताइए कैसे। आप याद करने की चेष्टा करें तो वो बहुत ही एक सरचार्ज इमोशनली एक एटमॉस्फेयर सा था, वातावरण था, दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का मैं कहूँगा। और एक वर्ग था समाज का, हमारा ही एक वर्ग था, जो कि किन्हीं चीज़ों से आहत था और गुस्से में था, आक्रोश में था। तो ये क्वाइट एक्सपेक्टेड है कि उनसे, उनके अंदर के जो तत्व हैं कुछ, वो इस तरह के सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। और देखिए, हर जगह अच्छे लोगों और बुरे लोगों का सम्मिश्रण हर परिवार में होता है, तो समाज और देश तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ये ऐसा लग रहा था कि अंदेशा था कि हो सकता है कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं और कुछ हिंसा में और हिंसक आंदोलन, हिंसक गतिविधियों में शुरू करें और इसमें शामिल हो जाएं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे थे हम लोग, थे, बल्कि जैसा लग रहा था वैसा हो गया। जब हो गया तो फिर हमें लगा कि अब होने को, तो मैं जैसा पहले भी कह चुका आपसे कि होना रोकना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, लेकिन होने के बाद उसको रोकना ये हमारे वश में है। तो फिर उसके बाद में बस रोकने की इच्छा थी तो रोके।
और जब आप एक दफ़ा इस तरह के किसी मिशन में रहते हैं, फिर ये चीज़ें बहुत ही गौण हो जाती हैं कि आप घर जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खाना खा पा रहे हैं, आपके पर्सनल जो सुख सुविधा है या कंफर्ट लेवल है उसमें कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती ही नहीं है बिल्कुल। एक ही मिशन रहता है कि आप पे लोगों ने भरोसा करके आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, इलाके की ज़िम्मेदारी मेरे पे है बतौर डीसीपी। इसके बाद यदि मैं सुरक्षा की गारंटी हर नागरिक को नहीं दे सकता हूँ तो शायद लानत होगा मेरे लिए। कैसा लगा था? मैं तस्वीरें भी मैंने देखी हैं आपकी तब की, तो आप बिल्कुल सड़क पे पिस्तौल लेकर के बिल्कुल आप खड़े हो गए थे कि देखता हूँ कौन दंगा करता है। तो इस तरह से आप चैलेंज करके गए थे और आपने बिल्कुल शांति ला दी थी वहाँ पर। हम बार बार इस बात को रिपीट करेंगे कि यदि पुलिस चाहे नहीं होने देना है तो नहीं होगा, बस। और जब वहाँ से आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो लोग आ गए थे कि आपको क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? ट्रांसफ़र या पोस्टिंग सरकार का प्रिविलेज है और हम लोग सरकारी नौकर हैं, तो सरकार का आदेश सर माथे पे। बट ऐसा हुआ था ना, हाँ, फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं था, जब वर्दी पहनते तभी पता रहता है कि ट्रांसफ़र इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। बी कूल अबाउट इट, बी न्यूट्रल अबाउट इट। तो आपको लगता था कि पुलिस वाले को लोग इतना प्यार भी करेंगे? करते हैं। हम यदि इस बात को नहीं माने तो मेरी कृतज्ञता होगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला जनता से, बहुत ज़्यादा, जनता से और अपने डिपार्टमेंट से। बल्कि कभी कभी अपने आप पे खुद सवाल करने लगता हूँ मैं कि मैं क्या इस लायक हूँ भी या नहीं। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है दिल्ली की जनता से और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। 1992 में ये दंगा हुआ था जी, और फिर 2020 में एक दंगा हुआ था, उसी इलाके में हुआ था जहाँ पर आप 1992 में डीसीपी थे। आप तब तक रिटायर हो चुके थे। तो आपको देख के एक बार भी लगा कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता? जितेंद्र जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इस बारे में मेरा कमेंट करना शोभा नहीं देता है। ये सब मेरे बाद के बच्चे हैं, इन्होंने भी अपने भर बहुत पूरी मेहनत की होगी, कोशिश की होगी। अब मेरे पोजीशन में आने के बाद में ये कहना कि ये ऐसा करते या वैसा करते तो नहीं होता, मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इन्होंने भी अपने भर पूरी मेहनत की होगी, अवश्य की होगी। लेकिन कमिश्नर तो बिल्कुल आपके एक बैच जूनियर ही थे। फिर इसीलिए उनको मेरा इस पे कमेंट करना बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। फिर उनको वहाँ से उसी के बीच में उनको हटा करके दूसरे कमिश्नर लाए गए। सरकारी नौकरी में कुछ बंदिश रहती है, हर चीज़ के बारे में कमेंट देना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उचित नहीं होता है। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। लेकिन आपकी दबंगई किस्से तो मैंने एक और सुना कि आप उसके बाद डीसीपी वेस्ट थे शायद, और आपने नेपाल में इनकाउंटर करने के लिए अपनी टीम भेज दी थी। मतलब लोग तो इंडिया में ही थोड़ा सोचते हैं कि यार दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो दूसरी पुलिस वाली कुछ ना कर दे, आपने तो सीधा विदेश में भेज दिया था। नहीं, इनकाउंटर करने के लिए भेजा मैं ऐसा नहीं मानूंगा। हाँ, उनको पकड़ने के लिए। तो यदि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसने मेरे यहाँ क्राइम किया है, तो उसके बाद में उसको अंत तक तो पहुँचाना पड़ेगा ना। सिर्फ ये कह करके और मैं हाथ झाड़ लूँ कि अब यहाँ से चला गया। जो जिनके साथ में ये अन्याय हुआ है या क्राइम हुआ है, वो तो मुझको देख के पूछेंगे ना कि क्या हुआ मेरे केस का, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको कि वो चला गया यहाँ से। हुआ क्या था? आपने मतलब कौन अपराधी था, कैसे आपने प्लानिंग की, क्या किया आपने? एक बिजनेसमैन थे लोग दिल्ली के ही, और उनका अपहरण हो गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू ये रैंसम मांगा गया था अच्छा। कि विक्टिम कहीं, अपहरणकर्ता कहीं और पुलिस कहीं की। अच्छा। तो इन दिनों में पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि लोग जो भी पकड़ इनको बोलते हैं, जो आदमी किडनैप्ड होता है उसे पकड़ बोलते हैं। तो जो पकड़ है वो रहता है उसी जगह, उसी के सामने में अपहरणकर्ता भी रहते हैं उसी जगह पे, अच्छा। और तब वो आपस में बात कराते हैं या जो भी करना है। इस केस में जो पकड़ था यानी विक्टिम, ही वॉज इन दिल्ली। अच्छा। जो आदमी अपहरण करता था वो काठमांडू में। अच्छा। तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में ही बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बात ऐसे कराता था विक्टिम से जैसे बिल्कुल सामने बैठा हो वो। अच्छा।
तो बहुत मेहनत की है और इंटरनेशनल कॉल, गेटेक्स सिस्टम और डेटा एनालिसिस, आप समझें कि कई 100 पन्नों का डेटा लेकर के उसके बाद में एनालाइज करते करते ये गुत्थी सुलझी थी कि विक्टिम कहीं पे है, अपहरणकर्ता कहीं है, रैंसम कॉल किसी और जगह से आ रही है, मतलब सब कुछ अलग अलग थे। और टाइमिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त की थी किडनैपर्स ने, एबडक्टर्स ने, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। फिर पता चला जब वो लोग दिल्ली में नहीं हैं, इंडिया में नहीं हैं, तो कुछ तो करना था ना उनको पकड़ने के लिए, नहीं तो हर बार तो होगा कि वो लोग ऐसे करते रहेंगे और यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता सेफ नहीं रहेगी। इसलिए विचार हुआ कि नहीं, इसको अंत तक परस्यू किया जाए। ये कहना कि मैं इनकाउंटर करने के लिए टीम भेजा था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको अरेस्ट करने के लिए लॉफुली, लीगली, और नेपाल पुलिस से बहुत सहयोग की अपेक्षा हम रखते थे, उन्होंने किया भी, बस। लेकिन वहां तो जाकर के कुछ और ही हो गया था, वो तो बड़ा इंटरनेशनल इश्यू हो गया था। कभी कभी हो जाता है, कुछ चीज़ें हल्की सी जिस तरह से आदमी प्लान करता है उससे थोड़ी अलग घटनाक्रम हो जाती है, तो चलता है पुलिस में, इतना तो हल्का सा रिस्क लेना वगैरह ठीक है। मिशन ठीक हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आप उसको अपराधी लेकर पकड़े गए, अपराधी को आदमी पकड़ के छूट ले आए गए। थे, अपराधी को पकड़ के लेके आ गए थे आप? हाँ, और कौन था इससे अपराधी? अधिक इस विषय पे बात नहीं की जा सकती। अपराधी कौन था? वो अभी है कहीं जेल में बंद है, ये वो इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, बबलू श्रीवास्तव जी। उसको आप वहां से गिरफ्तार करके लेके आ गए थे? हमने आपसे अभी अनुरोध किया था। लेकिन उसके बाद मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको लोग और फोर्स क्यों प्यार करती है कि जब ये इंटरनेशनल इशू बन गया तो उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया जो गए थे, तो आपने गुस्से में कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ, उन तीनों को नहीं। वो लोग भेजे गए थे मेरे द्वारा, तो मेरी जिम्मेदारी थी उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति। तो कोई भी यदि अच्छा होता है तो सेहरा मेरे सर पे बनता है, तो बुरा होगा तो इसकी खामियाजा भी तो मैं ही भुगतूंगा ना। तो मैं अपने आप को कैसे बरी कर लूँ कि नहीं ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं है। आई एज ए लीडर आई हैव टू टेक द फुल ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई टुक इट। तो कि हाँ, आप इतने गुस्से में थे कि आपने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी, रेजिग्नेशन दिया और स्कूटर उठा के घर चले गए थे? जब आपने अपना इस्तीफा दे दिया है तो गाड़ी पे आपका अधिकार तो नहीं रहता है ना, मतलब मॉरल राइट नहीं रहता है ना। तो फिर माने कैसे आप? तो हम ग्रेटफुल अपने सीनियर्स के, सरकार के, कि जो चीज़ें बीच में मुझको परेशान कर रही थी उन चीज़ों का निपटारा हो गया, निवारण हो गया, तो सब ठीक हो गया। हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने सुना इन्वेस्टिगेशन में आप बड़ा पेन लिया करते थे और किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो सोल्व करके ही मानते थे। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जो आपने सोल्व किया, प्रेम पत्र के जरिए जो है आपने एक बाबा को पकड़ लिया था। हाँ, ये बड़ा विचित्र सा केस था, और ये केस स्टडी इसलिए भी है कि लोगों को जानना चाहिए कि कैसे इस तरह के बाबा के जंजाल में अच्छा खासा परिवार फंस जाता है। ये परिवार पटेल नगर का परिवार था, और यहाँ पे जो परिवार के मुखिया थे वो बाबा का और इनका पूरा घर बाबा का लिटरली थाली में पैर धो करके और उसके पानी को पीते थे सुबह सुबह, अच्छा। जब भी बाबा वहाँ पे वास करते थे। तो इस कदर बाबा के बारे में उनके दिमाग में इज्जत थी, और बाबा आते थे कभी कभी वहाँ पे प्रवास करते थे, और उसी घर में वो महिला भी थी, उसकी शादी तब नहीं हुई थी। वो लड़की ने देखा था कि कैसे उसके परिवार वाले पूरे नतमस्तक रहते हैं बाबा के सामने में, और बाबा की सेवा शुश्रूषा की जाती थी बहुत ज़्यादा। उस महिला की शादी हो गई, वो अपने घर आई, पति के घर पटेल नगर में, और रात को कॉल आया था हम लोगों को। सुबह जब हम मौके पे पहुँचे
तो दरवाजे में फ्रेंडली एंट्री थी, मतलब कहीं से भी दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया था। अच्छा साफ साफ लग रहा था कि मतलब स्ट्रेट इनसाइड पास है ये। अच्छा, महिला के पति की हत्या हो गई। महिला का पति, जवान पति, शादी के मुश्किल से कुछ एक महीने ही हुए थे, और कम से कम उस पर 30-40 से ज़्यादा चाकू के वार थे अच्छा लाश पे, पूरा कमरा लहूलुहान। तो जब महिला से हम बातचीत करने लगे तो जो उसके रात के जो वस्त्र थे, नाइट ड्रेस, गाउन, बिल्कुल स्पिक स्पैन, अच्छा मतलब कहीं से भी उस पर हल्का सा भी खून का एक कतरा तक नहीं था। दिमाग में तो तभी शक आया कि बड़ा मुश्किल है कि यदि पति पत्नी एक साथ सो रहे हो और पति की कोई भी अज्ञात पुरुष या गैंग आके हत्या कर रहा हो, तो एक नॉर्मल ये उम्मीद की जाती है कि औरत जो है वो झगड़ा करेगी, बचाएगी, और नहीं तो पति के लाश पे ही चिपक के रोएगी, कुछ तो करेगी जिससे कि उसके वस्त्र पे कहीं से कुछ खून का धब्बा या छींटा या कुछ लगे। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर से दोबारा विजुअली इंस्पेक्ट किया बात करते करते। मुझे इस बार भी कहीं भी खून का धब्बा नहीं निकला, उसके वस्त्र पे नहीं मैं ढूंढ पाया। खैर मुझे लगा कि ये मेरी बहुत बड़ी ये मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो रहा है मुझे, कि जिस औरत ने अभी अभी शादी हुई है और उसके पति का ध्यान, तो अभी पति का स्वर्गवास हो गया है, मर्डर हो गया है, और मैं कुछ इस तरह की अपनी कुत्सित दिमाग में वो इस तरह के ख्यालात मेरे पास आ रहे हैं। एनीवे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, वो जितनी तरह की मतलब चीज़ें की जा सकती थी हमने सब किया, टीम बनाई, प्रयास किया, कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। अंत में फिर से मेरे दिमाग में वही वाला सवाल, उस महिला का वस्त्र परिधान उसका मुझे वही फिर से तंग करने लगा। जब कुछ भी नहीं हुआ, केस ब्लाइंड हो गया, तो अंत में हमने फिर अपने साहब से डिस्कस किया केस। हमने कहा यार इस लड़की को टेल करो, इस महिला को, वो किसी स्कूल में टीचर थी वो। अच्छा जब टेल किए तो वो देखे कि वो जाती थी घर से बाहर बस स्टैंड से उतर करके, और पीसीओ में जाती थी वो, या तो जाते समय स्कूल वो पीसीओ में घुसती थी, या वापस आते समय पीसीओ में घुसती थी। अच्छा, मतलब लेकिन रोज एक पीसीओ में रोज जाकर कम से कम, हाँ। और शायद 1-2 दिन नागा हो जाता हो जिस दिन और ये रूटीन नहीं हो। और ये लगभग कितने समय तक चलता रहा ये करीब 2 महीने तक। और मैंने सुना है कि इस बीच में बड़ा दबाव भी आ रहा था कि तो केस सॉल्व हमारे करना। तो पूरे जो जनता थी वो, और हमारे पुलिस के जो बॉसेस होते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारे इलाके में, ऐसा हो गया, ये हो गया, और अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस में नौकरी करने के बाद भी इस तरह के दबाव झेलने की एक आदत पड़ जाती है। उससे ज़्यादा अपने दिमाग में था कि भाई मान लीजिए हमारी बहन या हमारी बेटी या किसी के साथ में यदि ऐसा हो जाए और पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए, तो हमें भी बहुत ही कोफ्त होगी कि क्या किस ढंग के हम समाज में या देश में रह रहे हैं। लेकिन शक बार बार जो है उस महिला की तरफ ही जा रहा था। अब जाने लगा था, क्योंकि कहीं और से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था, अच्छा कुछ भी नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब जगह पता नहीं कितने हमने जतन किए, कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो जब ये पता चला कि औरत जो है वो डेली जाके पीसीओ से बात करती है, तो समझ में आया कि कुछ शायद मिल जाए इससे। फिर हमने ये देखा पीसीओ में कहाँ बात करती है, फिर वो एक ही नंबर था जिससे बात करती थी। फिर वो नंबर ढूंढे तो वो उसी एक बाबा जी का मिल गया, उस बाबा जी के बारे में पता किए तो पता चला ये तो बाबा जी जो हैं वो बहुत ही खास बाबा हैं उस घर के, और आज से नहीं 8 साल से जा रहे हैं वो वहीं पे। अब ये भी नहीं समझ में आया कि ये, फिर हमें लगा कि हो सकता है शायद बाबा की शिष्या रही है, पूरा घर ही है। फिर उसके बाद में हमने फिर आश्रम में भेज दिया एक आदमी उसी टाइम पे, और फिर देखा जब ये यहाँ से फ़ोन करती उसमें बाबा अकेला हो जाता है। अच्छा तो इससे मुझे लगा कि भाई ये शिष्य और ये गुरु के रिलेशन में ये एकाकीपन की कहानी तो नहीं पच पा रही थी ठीक से। फिर उसके बाद में चिट्ठी थी इसने एक लिखी पोस्ट की हरिद्वार, अच्छा, ये लड़की ने। हाँ,
वो चिट्ठी हमने वहाँ से, वो जो होता है ऑपरेशन करके, और वो चिट्ठी लिया। वो जो चिट्ठी मिली, वो चिट्ठी शर्तिया किसी भी प्रेमी जोड़े के शब्दावली को भी शर्मसार कर दे। अच्छा, बेहद अश्लील सी चिट्ठी थी वो। बाबा के लिए लिखी गई थी और उस लड़की ने लिखी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद में इसके यहाँ जो चिट्ठियाँ आई उसको हमने देखा। फिर एक चिट्ठी फिर बाबा की मिल गई, उससे वो पहली वाली बात को रेबोरेट हो गई। फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें, ऐसा हो कैसे सकता। अब विडम्बना देखिए, ये वही बाबा है जो कि आकर के उसके पति का जो संस्कार भी जो पंडित कराते हैं वो उसी ने किया था। अच्छा, फिर जब समझ में आ गया हमें कि ये, मतलब ये पंडित था जो कि उनके घर में आता था 8-10 हाँ, साल से हाँ, पूजा भी हाँ, करते हाँ। थे। जब देहांत हुआ उस लड़की के तो उसी पति को का, बुलाया गया, तो कुल उसी को पंडित बुलाया को। गया कुल हाँ, पंडित बाबा को। जी को, जो बाबा थे। और दोनों की उम्र में कितना फासला और था? ये बाबा वहाँ पे उस मोहल्ले में बहुत फेमस थे। अच्छा, ये बाबा मोहल्ले में बहुत फेमस थे। हरिद्वार में उनका आश्रम था, बड़ा सा पूरा। और दोनों की उम्र में कितना फासला था, लड़की और बाबा में? लड़की तो रही होगी 25-26 साल की, बाबा होगा करीब 60-62 का। इतना उम्र का फासला। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने चिट्ठी पकड़ी? तो फिर क्या फिर हुआ? तो क्लियर हो गया ये कि बाबा जो है कहीं न कहीं से बाबा इन्वॉल्व है। फिर बाबा को पकड़ के और इन्वर्टेड कामा में बाबा से पूछताछ की गई। तो बाबा ने अपना वो रूप नहीं दिखाया कि मैं बाबा हूँ? और मुझे दिखाया था ऑफिस में, जब मैंने उनको बुलाया था पहली बार, बाबा को थाने में बुलाया था, जनकपुरी थाने में। तो बाबा बहुत विनम्रता पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिए। अच्छा, हाँ, कुर्सी पे बैठे हुए। फिर क्या किया आपने? फिर बाबा को ये बता दिया कि आप एक कातिल, एक क्रिमिनल है, एंड यू डिजर्व द सेम ट्रीटमेंट। वो कोई बाबा बाबा वाला नहीं था, और मेरा वैसे भी विश्वास नहीं रहता है इन बाबाओं में। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है, ईश्वर के एजेंट्स में नहीं है। पर आपको गुस्सा नहीं आया कि एक बाबा जिसकी उम्र 60 साल के करीब है, हाँ, बहुत जोर जो से गुस्सा पूजनीय है। है, जिसके घर में उसकी पूजा की जाती है? हाँ, सच में। और जब उसके पिताजी को बोले तो उसके पिताजी को चक्कर आ गया कि इस बाबा ने, और वो बाबा अपने 3 चेलों के साथ में उस दिन आया था। लड़की ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था रात को। हाँ, वो हुआ क्या था फिर? उसने पूरी कहानी क्या पता चली? बाबा जो हैं वो इस आदमी को, इसके पति को रास्ते से हटाने के लिए आए, दिल्ली में ही कहीं ठहर गए किसी गेस्ट हाउस में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इतनी पुरानी बात है। और अपने 2 शिष्यों के साथ में आए थे। दरवाज़ा इसने खाना वाना खा के और बंद नहीं किया था, अच्छा, लड़की ने, जो मेन डोर है नीचे का। बाबा को पता था कि दरवाज़ा खुला हुआ है। बाबा 1:30 बजे रात को आए, और लड़की ने बयान यही दिया था कि 2-3 लोग थे, वो चाकू मार रहे थे मेरे पति को। मैं चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं, वो लोग बेरहमी से मार के चले गए। लड़की के जो वस्त्र पे कहीं कोई खून का दाग नहीं, कोई चीटा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने बताया बाद में कि कैसे 2-3 दिन मिल करके और पकड़े, और बाबा चाकू मार रहा था, बाबा अच्छा। चाकू मार रहा था। मतलब बाबा ने ही हत्या की और बाबा ही उसका अंतिम संस्कार भी करवा रहा हाँ, और 3 अपने शिष्यों को भी लेके आया था हत्या करने के लिए। हत्या करने के लिए। और उसी ने दो चाकू- दो और उसी ने खुद चाकू मार के हत्या हाँ। की। मतलब नीचता की हद जिसे कह सकते हैं, वो मैंने खुद देखा है उसको कैसे होता है। और ये बाबा इतना कॉन्फिडेंट से, जब इनको थाने में पहली बार में खींच के मंगवाया था तो इनको नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो इनको लगा शायद इनके ही वो क्या बोलते हैं, कथा कराने के लिए इनको बुलाया गया पुलिस अच्छा। वालों के द्वारा। अच्छा, जब आपने बुलाया थाने में हाँ तो इसको हाँ लगा हाँ, कि बाबा को जब पकड़ के ले आए थे हाँ, तो, हाँ। और थाने में आकर के वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो जब मैं घुसा तो बोले ये डीसीपी साहब है, तो वो खड़े होकर के मुझको उन्होंने आशीर्वाद दिया। गुस्सा नहीं आया आपको? तो आया ना बहुत जोर से। क्या किया फिर आपने? ये तो कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगा ना। जो करना चाहिए था। आप क्या करेंगे इस तरह में, कोई क्या करेगा बताइए ना। ये नॉट ओनली ये क्राइम था, बल्कि ये विश्वास है कितना बड़ा ये ये। तो हाँ, मतलब मतलब सोसाइटी इससे का जो अधिक जलालत नहीं सोची जा सकती है। सोसाइटी का जो एक जो स्ट्रक्चर होता है, फैब्रिक होता पिता है, की तरह से वो मतलब
कैसे हो सकता है ये? उसके बाप का ये बाबा था। जो बाप उनके चरण धोकर के पी रहा था, जो आप बता रहे हैं। उसकी बेटी, छोटी बेटी। हाँ, तो भाई परिवार को कैसे आप सोच सकते हैं, मतलब। परिवार को जब पता लगा तो क्या, कितना हाँ, बड़ा। एकदम शटर्ड थे वो लोग, तो शटर्ड थे। और इस इलाके के एमएलए आए थे कि साहब हम लोग, आप ये क्या कर रहे हैं बाबा के साथ में। हमने कहा यही बाबा है, देख लीजिए आप। एमएलए साहब अभी भी जिंदा है, और उनका बाबा, लड़का भी है पॉलिटिक्स में। अच्छा, और बाबा बाबा तो अब क्या नाम था तिहाड़ उसका? जेल में, संपूर्णानंद या कुछ था, मैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, अच्छा, नहीं याद आ रहा। बहुत लेकिन बड़ा सा उनका आश्रम था, वो सारा हमने सील कर दिया। हरिद्वार वाला। अब नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये पता है खाली कि बाबा को सजा हो गई थी। और लड़की, लड़की को भी गिरफ्तार किया गया होगा, क्योंकि हाँ वो हाँ, भी किए, शामिल थी। बिल्कुल किए, लड़की को किए ना। और उसके शिष्य को भी। हाँ थी, वो तो प्राइम वही थी, तो हाँ, हत्या में शरीक थी वो, कॉन्स्पिरेसी में शरीक थी वो, बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी थी उसकी। तो और बाबा, आप उस लड़की की हिम्मत देखिए, एक इनोसेंट लड़के को, जो कि उसका पति था। और भारतीय धर्म में कहते हैं कि नारी के लिए उसके पति से ऊपर कोई धर्म ही नहीं होता। तो बाबा ने ऐसा क्या जादू किया था उस लड़की पे जो। कुछ नहीं, बस एक हम पूछते थे इस पे, दोनों चुप हो जाते थे। और जब जब मैं लड़की पे सख्ती करता था तो मेरे पर पूरे दिल्ली के दबाव आया था कि एक तो इसका पति मर गया, केस सॉल्व नहीं कर रहे, ऊपर से इस लड़की को और तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही। तो खूब प्रेशर भी रहा होगा, एक तरफ तो बाबा जिसका इतना बड़ा नाम है, लड़की जिसकी नई पकड़े जाने के बाद तो फिर बाबा तो शून्य हो गया ना। हाँ। लेकिन उससे पहले लड़की पे तो जब भी सख्ती करते थे कुछ भी, ये जब हम पूछते थे भाई वो जो आदमी आया उसका तुम हुलिया बताओ, आज उसने कुछ हुलिया बताया, कल फिर वो अपने मन से उसको, मन ही से गढ़ना था उसको हुलिया, तो आज जो कुछ और हुलिया बताती थी, कल को कुछ और हुलिया बताती थी, परसों कुछ और हुलिया बताती थी। जब उसको ठीक से सख्ती करते थे तो उसके ससुरी आता था कि साहब एक तो मेरी बेटी जो है वो विधवा हो गई, मेरी बहू, और आप बजाय के पकड़े आप उसको उठा के और तंग कर रहे हैं। तो हम भी प्रेशर में आया कि हम के लिए नहीं साहब गलती हो गई, मैं पुलिस वालों को मना कर देता हूँ। तो उसके बाद तो आपको बड़ा एकदम से बड़ा रिलीफ हुआ होगा कि भी जो आपका शक था, जो पहले दिन से आपको लग रहा था कि यही हो सकता तब तो मुझे अपने आप पे ही, आपको जैसा मैंने बताया कि हमको अपने आप पे लगा कि ये कितनी घटिया बात मैं सोच रहा हूँ, कि मैं औरत के कपड़े पे खून क्यों नहीं है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, गंदी बात। आई मस्ट सॉल्व द केस। है। लेकिन वो जो पुलिस का जो इंस्टिंक्ट है वो आपको बार बार कर रहा था। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता है कि आप यदि किसी को सड़क पे ही देख लें, जो जिसको आप नहीं जानते, यदि उसका मर्डर हो रहा हो, तो आप, यदि आप में हल्की सी भी इंसानियत है तो आप चेष्टा करेंगे कि आप बीच में जाएं, कूदें, बचाएं, कुछ करें। आप एक मूक दर्शक बन करके तो नहीं देखेंगे ना 3 फीट दूर से, ताकि आपके कपड़े मैले ना हो जाएं। आपने केस सॉल्व किया, तो मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो इंस्टिंक्ट है बार बार कह रहा था कि यही है, तो आप शुरू से पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहते थे या बाय चांस ही पुलिस में आ गए थे आप? क्योंकि जिस तरह की मैं चीज़ें देख रहा हूँ दिल्ली, ये यदि कोई आदमी आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि मैं ये बनना चाह रहा था और मैं बन गया, या तो वो किस्मत के बहुत धनी हैं, या वो शायद वो कहीं न कहीं से गलत बोल रहे हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई करम का खेल। इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं ज़िंदगी में, ख़ासतौर से एक मध्यम वर्ग में पैदा होने के बाद, कि आप कहाँ आप जाएंगे सिर्फ ईश्वर जानते हैं। नहीं, मैंने एक तो किस्सा ये बड़ा कहना सुना। कि हाँ आप हल्का प्रयास ज़रूर करते हैं उस दिशा में जाने के लिए, लेकिन आप कहाँ पहुँचेंगे नहीं किसी को पता। ये किस्सा सही है कि गलत, ये तो आप बताएंगे कि आप दिल्ली की बस में सफ़र कर रहे थे तो किसी पुलिस वाले ने आपको डांट दिया, तो आपने कहा मैं बताता हूँ तेरे को, फिर आपने ठान लिया कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा, और आपने तैयारी शुरू कर दी और पहले अटेम्प्ट में आप निकल गए। मारपीट भी हो गई थी। अच्छा। और एक पहलवान टाइप का सब्जी वाला था, हम्म। तो उसने बदतमीजी भी की और बहुत गंदे ढंग से बात भी किया, और वो कुछ लड़ने मारने मरने को उतारू हो रहा था। तो कहीं न कहीं से, और मैं प्राइवेट सेक्टर में था, मैनेजमेंट करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था, तो अपने कमज़ोर होने का एहसास बहुत सता रहा था मुझे कि मैं क्यों इस पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म का अमिताभ बच्चन तो नहीं था ना कि मैं अकेले पूरे मोहल्ले को पीट सकूं।
तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था दिमाग में कि यदि कुछ पावरफुल होते तो शायद इसको अभी ठीक करते। फिर घर वालों का, पापा का प्रेशर था, घर का माँ बाप का प्रेशर था, तो सिर्फ पुलिस का ही चॉइस भरा था बस। अच्छा, तो मतलब उस इंसिडेंट के बाद ठान लिया था कि अब पुलिस वाला बनना है। हम फिर से अपनी बात को हम दोहराएंगे कि ये कहना कि मैंने सोच लिया था कि पुलिस वाला ही बनूंगा, नहीं, शायद मैं दर्शकों को गलत मैसेज दूंगा। इच्छा हो गई थी, बहुत बलवती इच्छा थी कि हाँ, यदि जा ही रहा हूँ सरकार में तो फिर नौकरी ऐसी करूँ जिसमें समाज के लिए जब चाहूँ तब कुछ बदला ले सकूँ, किसी और सताए हुए आदमी के बिहाव पे, अपने लिए नहीं। तो इसमें तो वो फिल्म का वो डायलॉग भी है कि किसी चीज को इतना चाहो कि सारी कायनात जो है पूरी ताकत लगा दे उसको पूरा करने में। तो ये भी हो सकता है कि आपने चाहा होगा कि मुझे पुलिस वाला ही बनना है, तो सब चीजें जो हैं आपके आसपास जो है तैयार होती चली गई। हम ऐसा नहीं, आपकी बात को हाँ मैं हाँ कह पाएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते थे जो नहीं हो पाया ज़िंदगी में। बस ईश्वर ने इस वाले मामले में साथ दे दिया था कि पुलिस में नौकरी मिल गई। लेकिन पुलिस में नौकरी बनती तो आप कहते हैं ना कि वो दबंगई भी आप पूरा ही दिखाने लग गए थे कि आप नए नए थे और आपको दमन द्वीप भेजा गया, तो वहाँ पे आपने एमपी के साथ ही आपने तो 2 या 3 थाने थे, वहाँ पे क्राइम होता नहीं था। डेली जो एमपी साहब थे वो हमारे थाने में हमसे पहले पहुँचे हुए रहते थे, और वो सारे मुकदमे के बारे में वो ब्रीफ लिए रहते थे। तो हमने उनसे बहुत नम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि देखिए ये काम मेरा है और दिल्ली से मुझे सरकार ने भेजा है इस काम के लिए, तो आप ये काम ना करें। और यदि कुछ ऐसी चीज़ आपको लगती है कि गलत हो गई है या गलत हो रही है, तो आप बेशक आप उसको मेरे नोटिस में लाएं, आप, ये आपका धर्म में कर्तव्य है। तो एमपी साहब और माने मैं आपको सुनने के लिए भी बाध्य हूँ, मैं अवश्य सुनूंगा। उसके बाद आप मुझ पर छोड़ दें आप। पर वो भी नए नए पहली बार में बहुत कम उम्र में एमपी बन गए थे, तो उनको भी शायद एसपी बनने का शौक था, मुझे नहीं पता। तो तकरार बढ़ गया। तो फिर एक दिन कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ गई। फिर उसके बाद वापस आपको दिल्ली भेज दिया गया। हाँ, सरकार ने फिर इंक्वायरी वगैरह की, तो कोई मोटिव नहीं इस्टेब्लिश हो पाया, तो सरकार ने फिर मुझे दिल्ली बुला लिया, तो हम दिल्ली चले आए। आप पे एक के बाद कहीं ना कहीं ऐसा चलता रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ें आप रिएक्शन करते रहे और इंक्वायरी चलती रही है और आप उससे निकलते रहे। देखिए ना, यदि मान लीजिए कोई जिम्मेदारी है और यदि जनता का विश्वास आप पे है, तो आप ही सिर्फ इस बात से कि आप सेफ साइड खेलते रहें, ये मेरे ख्याल से युक्ति संगत नहीं है। आप पे भरोसा कर रही है जनता, आप पे एक मॉरल प्रेशर है कि आप उस विश्वास के प्रति आप कुछ अपनी फर्ज अदायगी करें। अब इसमें यदि कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे याद है कि 2012 में जब बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, हत्या हो गई थी, तो उसी समय में आपको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई थी। आप पहले लॉ एंड ऑर्डर थे जिनको पूरी दिल्ली का प्रभार दिया गया था, जिसको कह सकते हैं हम कमिश्नर का जो मेन रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। हमसे पहले धर्मेंद्र कुमार साहब थे हमारे कलीग, हाँ, वो भी थे कुछ महीनों के लिए थे, लेकिन आप लंबे समय तक रहे और आपने पूरे इंडिया गेट को सील कर दिया था। वो कभी कभी समाज जो है वो प्रजातंत्र को कुछ ज़्यादा ही खिलौना बना लेता है। तो ये उन दिनों की बात है, तो जिसका मन करता था वही मोमबत्ती खरीद करके और इंडिया गेट चला आता था। तो जैसे मानो इंडिया गेट नहीं हुआ, वो एक मोमबत्ती का एक जलाने का कंपटीशन हो रहा हो, तो ये तो नहीं अलाउड होना चाहिए ना। फिर वहाँ पे जब जिसका मन करे जो रोड चाहे वो ब्लॉक कर ले, जिसका मन करे वो 12-15 पत्थर फेंक दे, और पुलिस वाले वहाँ पे बेचारे खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, वो भी खड़े हैं, जब उनका मन करे तो वो पत्थर की बरसात शुरू कर दे। तो हम जब आए, हमें लगा कि इस सिलसिला को कहीं तो इस पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। तो हमने फिर फैसला कर लिया कि नहीं, बहुत हो गया प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट तभी तक होना जब तक सरकार नहीं सुन रही है। सरकार सुन रही है
अपने भर वो सब कुछ कर रही है, दिल्ली पुलिस सब कुछ कर रही है, तो अब उसके बाद में तो आप इसकी वो यदि आप ज़्यादा ही खींच रहे हैं तो फिर तो आपकी मंशा खराब है। फिर आप सिस्टम को सिर्फ लेट डाउन करने के लिए, आप पैरालाइज करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। दैट शुड नॉट बी अलाउड, दैट कैन नॉट बी अलाउड। देश आगे चलता है, समाज आगे बढ़ता है, कि कोई एक चीज़ गलत हो जाती है तो आदमी उससे सीख ले करके फिर आगे ही बढ़ना चाहिए उसको। ये नहीं कि आप उसी पर आगे पूर्ण विराम लगा दिए आप। हमने यही सोचा कि ठीक है, बहुत हो गया प्रोटेस्ट, नो फर्दर। और आपने पूरा ब्लॉक कर दिया। उसी समय में थोड़े टाइम बाद ही दिल्ली के अंदर बाइकर्स गैंग का बड़ा तहलका मचा हुआ था। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आपने उसको ही पूरा कंट्रोल कर दिया। ऐसा कंट्रोल कर दिया था कि एक बाइकर की तो मौत भी हो गई थी, लेकिन आपने अपने जिसकी वजह से हुई थी, जो पुलिसकर्मी था, आपने उसको पूरा सपोर्ट भी किया। देखिए, आप यदि कहीं जा रहे हैं अपनी बहन या बेटी या पत्नी के साथ में और 4 बाइक वाले अपने स्टंट आपके आगे पीछे शुरू कर दें, तो इमेजिन आपको कैसा लगेगा, कितनी असुरक्षा होगी। तो इसको तो नहीं, आप किसी सभ्य समाज में इसको अलाउ तो नहीं किया जा सकता है। आपको स्टंट बाइकिंग करनी, आप जाएं किसी कंपटीशन में भाग लें, आप लेह की सड़कों पे मोटरसाइकिल दौड़ाएं। आप दिल्ली में ही मेन सड़क पे जहाँ पर कि सारे लोग जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, लोग टहल रहे हैं, आप यदि वहीं पे आप अपनी वीरता को दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब है ये? किसी समाज में इसको अलाउ किया जा तो नहीं सकता है ना। बिल्कुल। तो हमने सोचा पहले चालान वालान किए, लेकिन चालान की मात्रा बड़ी कम होती है। वो लोग जो अपने बच्चों को प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और बच्चों को महंगी मोटरसाइकिल्स, रेसिंग कार्स वगैरह ये सब दे देते हैं, तो उनके लिए तो 100-150 रुपये का चालान तो वो तो लगता है जैसे बेरे को टिप दे रहे हों। वो चालान से नहीं फ़ायदा हुआ, तो फिर सख्ती करनी पड़ी। और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था विंडसर प्लेस पे, पर उसकी मंशा मारने की तो नहीं थी ना। कभी वो सपने में भी नहीं सोच रहा था उस बच्चे को या उस आदमी को उसकी हत्या करे, नहीं। और लंबी चौड़ी इंक्वायरी हुई उस पर। तो यदि मान लीजिए यदि आप हर चीज़ पे यदि पनिशमेंट ही करते रहेंगे पुलिस वालों को, तो फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, कोई आदमी एक्शन लेगा ही नहीं। फिर तो समाज तो खमियाजा भुगतेगा ना इसका। तो कहीं तो इसका अंत करना पड़ेगा। और अब कम से कम बाइकर्स तो अब ख़त्म ही हो गया ना ये। लेकिन मैंने देखा कि आप इकलौते ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिसको लेकर के फोर्स जो है पूरा प्यार करती थी। चाहे वो आप डीसीपी सीलमपुर रहे हों, नॉर्थ ईस्ट में रहे हों तब आप हो, या फिर आप जब लॉ एंड ऑर्डर थे तब भी जिस तरह से आप अपने फोर्स के साथ सपोर्ट में खड़े रहते थे, जो सस्पेंड कर दिए गए थे उनको लेकर के भी। तो आपके जो जूनियर थे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे, तो शायद वो पहला ही मामला ऐसा हुआ होगा कि जब पूरी पुलिस फोर्स जो है, क्योंकि मैंने देखा भी था कि वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। और ये इंसिडेंट तब हुआ था जब 30 हजारी कोर्ट में कुछ वकीलों ने पुलिस वालों को पीट दिया था। तो उनको लगा था कि हमारा कोई लीडर है ही नहीं। आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने कभी पहले देखा था इस तरह का माहौल की ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगा था? नहीं, ये माहौल बहुत ही अप्रिय था, घटना भी अप्रिय थी। देखिए, हम लोग यदि पुलिसिंग करते हैं समाज में तो इखलाक की वजह से करते हैं। एक जिसे कहते हैं एक अज्ञात लोगों के दिमाग में बैठा है तो भाई ये पुलिस है, तो इससे ज़रा कायदे से रहा करो, थोड़ा सा डर के रहा करो कि नहीं तो ये कानून पे घसीट के भी तुमको कानून की तरफ ले आएंगे। जिस दिन ये भय या इज्जत ख़त्म हो जाएगी उस दिन तो बड़ा 1-to-1 मैच करना बहुत मुश्किल है ना। 200 आदमी की भीड़ है, फिर तो आपको 200 पुलिस वाले चाहिए और कुश्ती करानी पड़ेगी कि कौन किस पे जीत भारी पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, इखलाक पे चलता है पुलिसिंग। और इसमें गुडविल और एक रेस्पेक्ट बहुत ही आवश्यक है। अब वो समाज जो कि पुलिस को पीट रहा हो या पुलिस वाले जहाँ पे मार खा रहे हों
वहाँ तो मनोबल आप सोचिए खुद कि कहाँ पे जाके गिरेगा पुलिस वालों का। वो क्या पुलिसिंग कर पाएंगे, वो क्या समाज को कंट्रोल कर पाएंगे या समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे या सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो होना नहीं चाहिए, ऐसा दुर्भाग्य है। रही बात ये, उस दिन जो पुलिस के कर्मचारी थे और आवाज़ लगा रहे थे, मैं फिर से कहूँगा मैं बहुत ही किस्मत का धनी हूँ कि मुझे दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। और दिल्ली की जनता, कभी कभी अपने आप पे शक लगता है कि मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, ये इस लायक था भी या नहीं। बहरहाल मैं तहे दिल से आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई एंटायर दिल्ली पुलिस रैंक एंड फाइल और दिल्ली की जनता को। हमको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आपको क्या लगता है पुलिसिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? और अब क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं, हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली के अंदर जो कमिश्नर हैं वो भी उनके कैडर के ना होकर के दूसरे कैडर से आ रहे हैं, लगातार 2 बार से हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या गलत है? सरकार यदि इस तरह के फैसले ले रही है तो कुछ देख के किया होगा। शायद मैं सक्षम नहीं हूँ इस बारे में कमेंट करने से, लेकिन कार्डर के लिए और बेहतर होता है यदि कार्डर के ऑफिसर्स लगते हैं तो, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विस में ये बैकबोन थिंकिंग है कि एक कार्डर होता है जो कि उस स्टेट्स के साथ में जिसकी एक इंटरमिंगलिंग हुई रहती है। उस कार्डर के अफसरों को सबको पता होता है कि जनता कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कहाँ पे ट्रबल एरिया हैं, कहाँ पे क्रिटिकल एरियाज़ हैं। क्योंकि कम से कम 25-30 साल का एक एसोसिएशन रहता है टॉप मोस्ट पद पे आने से पहले का। अब यहाँ से कहीं बाहर हम सीधे चले जाएं, मुझे ना तो शहर के बारे में पता है, ना तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे कौन अच्छे लोग कहाँ पे हैं, बुरे लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे कौन सी गॉसिप पैदा होती है, हु आर द ट्रबल क्रिएटर्स, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, किन लोगों से अपने फोर्स को बचा के रखना चाहिए। ये सब पता होने से एडवांटेज होता है। परंतु सरकार का डिसीजन है तो। करप्शन आप इसकी सबसे बड़ी वजह मानते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से संभाल नहीं पाते ये बड़ी वजह है जो इस तरह के बदलाव होते हैं? देखिए, पुलिस अफसर का अपना कंडक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ तो दिल्ली के लोगों को पता है, फोर्स के लोगों को पता है कि साहब फलाना आदमी ये बात कह रहा है या चाह रहा है तो ये बात होनी चाहिए। यदि फोर्स को पता है कि नहीं, इस आदमी का तो इंटरेस्ट ही अलग है, दूसरे विचारधारा का आदमी है ये, तो उसकी बात में क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, तो फिर तो डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा। फिर तो आई मीन ये पुलिस फोर्स की ये कोहेसिवनेस होती है कि हाँ एक कमांड है, एक डायरेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट हो रहा है। तो इसमें तो कन्फ्यूज़न होना ही होना है। एक बड़ी वेल आइल्ड मशीनरी चाहिए फौज की तरह से कि जिसमें सिर्फ एक ही आपके पास है मिशन।